आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस आदमी की 3 महीने पहले मौत हो चुकी थी और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था, आखिर वो आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दिल्ली के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक गांव था जहां संतराम नागर का परिवार रहता था। संतराम नागर की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति नागर था। उसकी उम्र करीब 12-22 वर्ष की होगी। 7 जून 2014 की रात को उनके घर के बाहर प्रीति के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद संतराम नागर और उनकी पत्नी दौड़ दौड़ के घर से बाहर जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि प्रीति कहीं भी नहीं है। तब तक प्रीति वहां से गायब हो चुकी थी। उन्होंने दूर दूर तक प्रीति को ढूंढा, लेकिन प्रीति उनको कहीं भी नहीं दिखाई दी। काफ़ी कोशिशों के बाद जब प्रीति का कोई पता नहीं चला, तब प्रीति के पापा संतराम नागर ने उसी वक्त स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद एसआई विनय शर्मा ने एक टीम गठित करके प्रीति को खोजना शुरू किया। प्रीति की काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन प्रीति का कहीं कोई पता नहीं चला। प्रीति के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी काफ़ी पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी प्रीति का कहीं कोई पता नहीं चला। फिर करीब 3 महीने बाद 9 अगस्त 2014 को प्रीति के पापा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने काफ़ी दबाव बनाने के बाद भी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि प्रीति उसके पास है। यदि वह प्रीति से मिलना चाहते हैं तो तिरुपति बालाजी महाराज मंदिर के पास आ जाए। इसके बाद प्रीति के पापा ने तुरंत ये बात एसआई विनय शर्मा को बताई। एसआई विनय शर्मा ने उस नंबर की जांच शुरू की तो पता चला कि वो कॉल बेंगलोर के पीसीओ से आया था। जिसके बाद एसआई विनय शर्मा अपनी टीम और संतराम को साथ लेकर बेंगलुरु के लिए निकल गए। अगले दिन संतराम पुलिस की टीम के साथ त्रिपुरा बालाजी मंदिर के पास दिन भर उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं आया। जिसके बाद एसआई विनय शर्मा उस पीसीओ के पास पहुँचे और पीसीओ के मालिक से उस आदमी के बारे में पूछा, लेकिन वहाँ से उनको कोई जानकारी नहीं मिली। इसके थोड़ी देर बाद संतराम को दोबारा उस आदमी का कॉल आ जाता है। इस बार वो बहुत गुस्से में था। पुलिस को साथ लाने के कारण उसने प्रीति को मारने की धमकी भी दे डाली। एसआई विनय शर्मा ने इस नंबर की भी जांच की तो पता चला कि यह नंबर भी बेंगलोर के दूसरे पीसीओ का है। एसआई विनय शर्मा की टीम उस दूसरे पीसीओ के पास भी जा पहुंची। वहां से भी उनको कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्हें पता चला कि पीसीओ के सामने ज्वेलरी की शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उन्होंने ज्वेलरी शॉप के मालिक से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने की बात कही। सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसने सफ़ेद पैंट और सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके सर में एक भी बाल नहीं था। ज्वेलरी की दुकान के मालिक ने बताया कि यह ड्रेस टू व्हीलर बनाने वाली होंडा कंपनी के कर्मचारियों की ड्रेस है। जिसके बाद एसआई विनय शर्मा होंडा कंपनी में जा पहुंचे। पुलिस ने उस कंपनी में नौकरी करने वाले लोगों के डिटेल्स मांगे। सभी कर्मचारियों की फ़ोटो और डिटेल्स देखते समय एसआई विनय शर्मा ने एक आदमी को पहचान लिया, जिसका नाम चंद्रमोहन शर्मा था और वो प्रीति के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहता था और उसकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ उसने अपना नाम नितिन शर्मा लिखाया था और एड्रेस भी हरियाणा का लिखवाया था। ये सब देखने के बाद एसआई विनय शर्मा के दिमाग की नसें हिल गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी का 3 महीने पहले मौत और अंतिम संस्कार हो चुका है, वो आदमी दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। एसआई विनय शर्मा ने इस केस की सारी बात कंपनी के मैनेजर को बताई। जिसके बाद कंपनी के मैनेजर ने तुरंत चंद्रमोहन शर्मा को कॉल करके एक ज़रूरी काम से कंपनी में बुलाया। चंद्रमोहन शर्मा के आते ही पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने और प्रीति ने शादी कर ली है
और वो इसी इलाके में कमरे में रहकर किराए के कमरे में रहकर यहाँ कंपनी में नौकरी करता है। एसआई विनय शर्मा ने बेंगलोर पुलिस की मदद से चंद्रमोहन शर्मा और प्रीति नागर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ की और उस कार एक्सीडेंट के बारे में भी पूछा। उन्होंने जब सच्चाई बताई तो उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और इंसानियत से विश्वास उठ गया। चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि वो नोएडा में अपनी फैमिली के साथ रहता था। सब उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और 2 बच्चे थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक 30 अप्रैल को चंद्रमोहन शर्मा गायब हो गया। उसकी पत्नी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। फिर 2 मई 2014 की रात करीब 12 बजे पुलिस को कॉल आया कि नोएडा हाईवे पर एक कार जल रही है। पुलिस के वहां पहुंचने पर वो कार पूरी तरह जल चुकी थी और उस कार में आगे बैठा व्यक्ति भी पूरी तरह जल चुका था। उस वक्त सभी को यही लग रहा था ये कोई हादसा है। कार का नंबर प्लेट सही सलामत थी, जिसकी मदद से पुलिस ने आरटी ऑफिस में पूछताछ की तो पता चला कि यह गाड़ी चंद्रमोहन शर्मा के नाम पर थी, जो 2 दिन से लापता था। सबको यही लगा कि डेड बॉडी चंद्रमोहन शर्मा की है और उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जिस वजह से पुलिस ने इस केस को उसी वक्त क्लोज कर दिया था। पूछताछ में चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि प्रीति और उसकी पत्नी की दोस्ती होने की वजह से प्रीति उसके घर आती रहती थी। यहीं से उसका और प्रीति का अफेयर शुरू हुआ। फिर कुछ महीनों बाद प्रीति ने चंद्रमोहन पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया और 28 नवंबर 2013 को उन दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। चंद्रमोहन शर्मा और प्रीति अलग अलग रहते थे। उन दोनों ने अपने अपने घर में इस शादी की भनक तक नहीं लगने दी। बाद में प्रीति ने चंद्रमोहन पर भागने का या कहीं दूर चले जाने का दबाव बनाया और शादी का खुलासा करने की धमकी दी, जिसके बाद चंद्रमोहन ने एक खौफनाक योजना बनाई और उसने अपने ही साले को पैसे का लालच देकर इस योजना में शामिल किया। चंद्रमोहन शर्मा के घर से थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी घूमता था जो चंद्रमोहन की कदकाठी का था। वो आदमी मानसिक रूप से विकलांग था और उसका कोई घर परिवार नहीं था। चंद्रमोहन ने 1 मई 2014 को पेट्रोल पंप से एक डिब्बे में पेट्रोल लेकर कार में रख दिया, जिसके बाद चंद्रमोहन का साला उस आदमी को बहला फुसलाकर आधी रात में एक सुनसान जगह पर लेकर गया। वहां जाते ही चंद्रमोहन शर्मा पहले से गाड़ी और पेट्रोल के साथ वहां खड़ा था। वहां पहुंचते ही उस आदमी का गला दबाकर चंद्रमोहन शर्मा और उसके साले ने उसकी हत्या कर दी थी। चंद्रमोहन शर्मा और उसके साले ने उसकी बॉडी को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और उसे चंद्रमोहन के कपड़े पहना दिए। इसके बाद दोनों ने मिलकर कार के अंदर और बाहर पूरी तरह पेट्रोल का छिड़काव कर दिया और कार में आग लगा दी। जब कार और उसकी बॉडी पूरी तरह जल चुके थे, तब चंद्रमोहन और उसका साला दोनों मौके पर फरार हो गए थे। थोड़ी देर बाद वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी और एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस के आने तक वो गाड़ी और उस आदमी की बॉडी पूरी तरह से जल चुके थे। इसके अगले ही दिन चंद्रमोहन शर्मा बेंगलुरु के लिए निकल गया था और वहां जाकर उसने सबसे पहले अपने सर के बाल और मूछें साफ कराई और अपना नाम और एड्रेस बदल दिया था और होंडा की कंपनी में नौकरी भी शुरू कर दी थी। वो 7 जून को प्रीति को लेने दिल्ली वापस आया और प्रीति को लेकर बेंगलुरु चले गया। बाद में जब पुलिस ने संतराम से फ़ोन वाली बात कही तो उसने बताया कि वो प्रीति के पापा को गुमराह करना चाहता था। इसी वजह से उसने फ़ोन वाला नाटक किया और इसी नाटक के कारण वो पकड़ा गया। पुलिस ने चंद्रमोहन, उसके साले और प्रीति नागर को अदालत में पेश किया, जिसके बाद ये केस करीब 5 साल चला और 2019 में चंद्रमोहन और उसके साले को एक बेकसूर की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और प्रीति को भी जुर्म छुपाने की वजह से 6 महीने की सज़ा सुनाई गई।